Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Judicial Outlook. My name is ललित भूषण पासवान and I'm a practicing lawyer at High Court of छत्तीसगढ़ बिलासपुर। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि राष्ट्रपति शासन होता क्या है, क्या कारण है कि वेस्ट बंगाल के अंदर चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद इतनी बड़ी हिंसा हुई, और ये भी जानेंगे कि क्यों वेस्ट बंगाल के अंदर में राष्ट्रपति शासन नहीं लग सकता। और इसके साथ में हम ये भी समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का क्या नजरिया है राष्ट्रपति शासन को लेकर, और वर्तमान में कलकत्ता हाई कोर्ट ने क्या कहा है वेस्ट बंगाल में हिंसा को लेकर। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि राष्ट्रपति शासन होता क्या है। राष्ट्रपति शासन को अच्छी तरीके से बारीकी से समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि यूनियन जो है उसकी ड्यूटी स्टेट्स को लेकर क्या है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 355 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यूनियन की स्टेट्स को लेकर 2 इंपॉर्टेंट ड्यूटीज हैं। पहली ड्यूटी है कि यूनियन स्टेट्स को प्रोटेक्शन देगा अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। एक्सटर्नल एग्रेशन का मतलब होता है बाहरी ताकतों से बचाएगा राज्य को, और दूसरा जो टर्म है इंटरनल डिस्टर्बेंस का मतलब होता है कि राज्य को जो उसकी आंतरिक स्थिति है वो खराब ना हो, ये देखने की भी ड्यूटी यूनियन की है। जैसे कि राज्य के अंदर अलग अलग जगहों पे दंगे होना, वहाँ पर जो वहाँ के निवासी हैं उनके मूल अधिकारों का हनन होना, और वहाँ का जो स्टेट गवर्नमेंट है वो संविधान के हिसाब से ना काम करना, इस तरीके की परिस्थितियों को हम कैलकुलेट करते हैं इंटरनल डिस्टर्बेंस के अंदर में। जहाँ पर एक सरकार जो राज्य सरकार है वो अपने राज्य के अंदर में संविधान के विपरीत काम करती है, तो ऐसी स्थिति में यूनियन की ये ड्यूटी है कि वो स्टेट को बचाए, मतलब स्टेट के लोगों को बचाए। और जो दूसरी ड्यूटी है यूनियन की स्टेट को लेकर कि यूनियन ये सुनिश्चित करे कि जो राज्य में राज्य सरकार है वो संविधान के हिसाब से काम कर रही है, ना कि संविधान के विपरीत। और अगर कोई राज्य सरकार संविधान के विपरीत काम करती है तब प्रेसिडेंट उस पर्टिकुलर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाता है। अब हम आगे ये समझेंगे बारीकी से कि राष्ट्रपति शासन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और महत्वपूर्ण जो एलिमेंट है वो क्या है। राष्ट्रपति शासन को बहुत सिंपल तरीके से अगर हम समझें तो इसका मतलब ये होता है जब प्रेसिडेंट को ये लगे कि किसी भी राज्य के अंदर राज्य सरकार संविधान के विपरीत जाके काम कर रही है, अपने पावर्स का मिसयूज कर रही है, तो ऐसी स्थिति में जो प्रेसिडेंट है उस राज्य के अंदर में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। ये तो मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाया। अब हम ये समझते हैं कि संविधान में ये कहाँ लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जब राज्य का गवर्नर राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट देता है किसके संबंध में, कि राज्य के अंदर जो राज्य सरकार है वो संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही है, उसके विपरीत काम कर रही है, तो प्रेसिडेंट राज्य के अंदर में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। ये तो पहली कंडीशन हुई। दूसरी कंडीशन, अगर गवर्नर के साइड से कोई रिपोर्ट नहीं भी आई है लेकिन फिर भी राष्ट्रपति अपने स्तर पे जब अवलोकन करता है परिस्थितियों की जो कि राज्य के अंदर में है, और उसके हिसाब से प्रेसिडेंट को यह लगता है कि वहां की राज्य सरकार संविधान के विपरीत काम कर रही है, अपने पावर का मिसयूज कर रही है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में, ऐसे सिचुएशन के अंदर में राष्ट्रपति राज्य सरकार को हटाकर वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई। लेकिन अगर जब राष्ट्रपति शासन राज्य के अंदर लग जाता है तो उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका प्रभाव क्या होगा। जैसे ही राष्ट्रपति शासन घोषित होता है किसी राज्य के अंदर, उस राज्य का जो एग्जीक्यूटिव है, जो एग्जीक्यूटिव पावर है, जो गवर्नर के पावर है, जो उस राज्य के अंदर में अदर अथॉरिटीज के पावर हैं, ये पूरे पावर किसके पास चले जाते हैं, राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर है उसका इस्तेमाल करेगा, गवर्नर के पावर का इस्तेमाल करेगा, और गवर्नर वहां पर राष्ट्रपति का एक रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, और डायरेक्टली उस राज्य के अंदर में राष्ट्रपति गवर्नर के माध्यम से शासन करेगा। ये तो पहली बात हुई, ये पहला इफेक्ट हुआ। दूसरा इफेक्ट क्या हुआ कि जैसे ही राष्ट्रपति शासन घोषित होता है, जो राज्य की स्टेट असेंबली होती है उसके सब पावर सस्पेंड कर दिए जाते हैं, या तो स्टेट असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाता है, और जो भी पावर स्टेट असेंबली का है
वो पावर ट्रांसफर किसके पास हो जाता है? पार्लियामेंट के पास। अब उस राज्य से संबंधित जो भी लॉ है वो कौन बनाएगा इमरजेंसी के दौरान? वो बनाएगा पार्लियामेंट। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है वो ये होता है कि जो राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति के द्वारा राज्य में घोषित किया गया है उसको सही तरीके से, प्रभावी तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सके, उसके लिए राष्ट्रपति समय समय पर अपने हिसाब से कोई भी प्रोविजन बना सकता है ताकि प्रॉपर तरीके से राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लागू हो सके। तो मैंने आपको यह बताया कि क्या प्रभाव है जब राष्ट्रपति शासन एक राज्य में लगता है। प्रेसिडेंट रूल को अच्छी तरीके से हमने समझ लिया, लेकिन उससे संबंधित दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें समझना जरूरी है। पहला पॉइंट यह है कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 365 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई डायरेक्शन इशू करती है और अगर वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन को स्टेट गवर्नमेंट मानने से इनकार कर दे या ना माने, तो ऐसी परिस्थिति में भी राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि जब राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगता है तो क्या वहां का जो हाई कोर्ट है उसके पावर भी सस्पेंड हो जाते हैं? क्या हाई कोर्ट के पावर भी ट्रांसफर हो जाते हैं राष्ट्रपति के पास? तो इसका आंसर है, जवाब है नहीं। एक राज्य का जो हाई कोर्ट होता है अपने आप में इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसके पावर कभी भी राष्ट्रपति के पास ट्रांसफर नहीं होते, ना ही सस्पेंड होते हैं। वो जिस तरीके से नॉर्मल डेज में काम करता है उसी तरीके से आपातकालीन स्थिति में भी काम करता है। किसी भी तरीके से राष्ट्रपति हाई कोर्ट के पावर को अपने हाथ में नहीं ले सकता अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब हम ये समझेंगे कि राष्ट्रपति शासन का ड्यूरेशन क्या होता है, कब तक वो एक राज्य में लगा रह सकता है, और ये जानेंगे कि क्या प्रोसीजर है फॉर द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट। राष्ट्रपति किसी भी राज्य में इनिशियल तौर पर 2 महीने के लिए प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है और इन 2 महीनों में प्रेसिडेंट को यह लगता है कि राज्य के अंदर जो स्थितियां हैं वो ठीक नहीं हैं और प्रेसिडेंट रूल बढ़ाना पड़ेगा, तो जो प्रोक्लेमेशन प्रेसिडेंट ने इशू डिक्लेयर किया है उस प्रोक्लेमेशन को जो प्रेसिडेंट है पार्लियामेंट के दोनों सभाओं के सामने रखेगा, जैसे कि राज्यसभा और लोकसभा। और जब पार्लियामेंट उस पर्टिकुलर प्रोक्लेमेशन को अप्रूव करता है बाय सिंपल मेजॉरिटी, तो ऐसी स्थिति में जो 2 महीने का समय है वो 6 महीने तक बढ़ जाता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति को यह लगता है कि इन 6 महीनों में भी किसी राज्य, जिस राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगा है वहां पर स्थितियां समान नहीं हो रही हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर 6 महीने से ऊपर राष्ट्रपति शासन बढ़ाना पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में जो प्रोक्लेमेशन राष्ट्रपति का है उसको दोबारा राष्ट्रपति को पार्लियामेंट के सामने रखना पड़ेगा। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हर 6 महीने के बाद प्रेसिडेंट रूल का अप्रूवल लेना पड़ता है प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट से। लेकिन यहां पर एक स्थिति सामने आती है कि अगर किसी राज्य के अंदर 1 साल तक प्रेसिडेंट रूल लग चुका है तो क्या आगे बढ़ाने के लिए प्रेसिडेंट को क्या करना होगा? जब 1 साल के ऊपर प्रेसिडेंट रूल किसी राज्य में लगाना हो प्रेसिडेंट को, तो अकॉर्डिंग टू 44th अमेंडमेंट 1978 के हिसाब से 2 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, तभी पार्लियामेंट अप्रूवल देगा। पहला है कि उस राज्य में नेशनल इमरजेंसी लगी होनी चाहिए, या तो इलेक्शन कमीशन ये डिक्लेयर कर दे कि उस राज्य के अंदर में वर्तमान में चुनाव कराना संभव नहीं है। तो जब ये 2 परिस्थितियां होती हैं कि जब स्टेट में नेशनल इमरजेंसी लगी हो या कहीं पर नेशनल इमरजेंसी लगी हो, या तो इलेक्शन कमीशन बोल दे कि चुनाव कराना अभी पॉसिबल नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में 1 साल से ऊपर का अप्रूवल प्रेसिडेंट रूल का पार्लियामेंट देती है। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि भाई 1 साल से ऊपर तो चलो मिल गया प्रेसिडेंट रूल का अप्रूवल, लेकिन कब तक? तो उसका लिमिटेशन है 3 साल तक। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल किसी भी राज्य में 3 साल से ऊपर नहीं लग सकता, और यह अपने आप में एक यूनिक फीचर है हमारे संविधान का। हमारे संविधान ने प्रेसिडेंट के पावर पे भी लिमिटेशन डाल के रखा हुआ है ताकि उसका आर्बिट्रेरी यूज ना हो। एक प्रेसिडेंट एक राज्य के अंदर में राष्ट्रपति शासन लगाता है, लेकिन उसका अप्रूवल उसको लेना पड़ता है पार्लियामेंट से।
और मैक्सिमम 3 साल तक ही राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, और 3 साल के बाद जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो दोबारा रीस्टोर हो जाती है। फिर पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट कुछ नहीं कर सकते। तो ये अपने आप में एक यूनिक फीचर है हमारे संविधान का। अब हम ये जानते हैं कि वर्तमान में वेस्ट बंगाल के अंदर चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद जो हिंसा हुई, इसके पीछे क्या कारण है। वेस्ट बंगाल में जो हिंसा हो रही है उसके अवलोकन से ये समझ में आता है कि इसके पीछे 3 कारण हैं। पहला कारण है जो यूनियन गवर्नमेंट है उसकी लापरवाही, दूसरा कारण है स्टेट गवर्नमेंट की लापरवाही, और तीसरा कारण है पॉलिटिकल पार्टीज जो कि वेस्ट बंगाल में है। अब हम समझते हैं बारीकी से और एनालिसिस करते हैं कि क्यों हुआ वेस्ट बंगाल में इतने बड़े स्तर पे हिंसा। वेस्ट बंगाल के अंदर बड़े स्तर पे वायलेंस हुआ, जैसे कि मर्डर हुआ है, लोग उस राज्य को छोड़ के जाने के लिए मजबूर हो गए, जगह जगह पे लूट हुई, घर जला दिए गए। एक डर का माहौल वेस्ट बंगाल के अंदर अभी है, और इसके पीछे का सबसे पहला कारण है वो है नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज़ यूनियन। जब वेस्ट बंगाल के अंदर चुनाव घोषित हुआ तो उस समय जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन था वो सेंट्रल के कंट्रोल में था, दैट इज़ ऑन द कंट्रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन, ताकि उस पर्टिकुलर राज्य के अंदर में चुनाव अच्छी तरीके से हो सके। तो यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट की ये ड्यूटी थी कि वो नेसेसरी स्टेप ले ताकि चुनाव अच्छी तरीके से हो सके और चुनाव के दौरान किसी भी तरीके की कोई वायलेंस ना हो, कोई हिंसा ना हो। क्योंकि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 355 यूनियन गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि स्टेट्स को प्रोटेक्शन दे अगेंस्ट इंटरनल डिस्टर्बेंस। लेकिन क्या आपको लगता है कि यूनियन ने वेस्ट बंगाल को प्रोटेक्शन दिया है अगेंस्ट इंटरनल डिस्टर्बेंस? अगर दिया होता तो इतने बड़े रूप में वेस्ट बंगाल के अंदर वायलेंस नहीं होता। तो ये पहला कारण था कि यूनियन गवर्नमेंट ने संविधान के तहत तय की गई अपनी ड्यूटी को सही तरीके से नहीं निभाया, लापरवाही बरती। इस कारण स्टेट गवर्नमेंट के एग्जिस्टेंस में आने से पहले जितनी भी वायलेंस हुई है वेस्ट बंगाल के अंदर, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेवार है। अब हम समझते हैं दूसरा कारण। दूसरा कारण है नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जब एग्जिस्टेंस में आई वेस्ट बंगाल के अंदर तो उसकी भी ड्यूटी थी कि स्टेट के अंदर जो भी इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रहा है, जो भी मर्डर हो रहे हैं, जो भी हिंसा हो रही है, लूट हो रही है, घर जला दिए जा रहे हैं, इसको कंट्रोल करे। और स्टेट गवर्नमेंट को के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो बहुत अच्छी तरीके से इंटरनल डिस्टर्बेंस को कंट्रोल कर सकती है ताकि उसका और बड़ा रूप ना हो। लेकिन अभी आप सुनने में आपको आ रहा होगा कि स्टेट गवर्नमेंट कंपनसेशन बांटते फिर रही है। भाई जो जो वायलेंस में मरे हैं उनको 2-2 लाख रुपए हम देते हैं। क्या ये सॉल्यूशन था? स्टेट गवर्नमेंट की ये ड्यूटी थी कि वो इंटरनल जो डिस्टर्बेंस हो रही है उसको पूरी तरीके से ख़त्म करे। ऐसे बहुत से इंसिडेंट सामने आए जहां पर जिन पे हिंसा हो रही है वो कंप्लेन लिखाने के लिए पुलिस के पास गए, तो पुलिस ने भी कंप्लेन लिखने से मना कर दिया। तो हमको ये समझ में आ रहा था कि वहाँ पर जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस बुरी तरीके से अपने जो ड्यूटी है उसको नहीं निभा रहा था। इसलिए लोग परेशान हुए और जो इंटरनल डिस्टर्बेंस है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि वो अपनी स्टेट के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे। अगर वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं करता है तो गुड गवर्नेंस का जो सिद्धांत है वो किसी भी तरीके से एक राज्य के अंदर लागू नहीं हो सकता। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस जो वेस्ट बंगाल में हुई, जो हिंसा हुई, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट भी जिम्मेवार है क्योंकि उसके पास कैपेसिटी थी रोकने की, उसने नहीं रोका। अब आते हैं वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन, दैट इज पॉलिटिकल पार्टीज। वेस्ट बंगाल के अंदर मुख्य तौर पर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसमें सबसे पहला नाम आता है टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, फिर बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, देन कांग्रेस, देन कम्युनिस्ट पार्टी। इन जितनी भी पार्टियां हैं इनकी अपनी अपनी विचारधारा है और जिन लोगों को इनकी विचारधारा पसंद आती है वो लोग इनको ज्वाइन करते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन कभी आपने ये सुना है कि जितनी भी मुख्य पार्टी है, टीएमसी, बीजेपी, कम्युनिस्ट पार्टी या कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े लीडर की हत्या हो गई वेस्ट बंगाल के अंदर? नहीं हुई। हत्या किनकी हुई है? जो कि ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं पार्टी के लिए, उनकी हत्या हुई है। उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं है। भले एक आदमी
भले एक नागरिक किसी भी पार्टी को ज्वाइन करे, लेकिन रहता तो वो भारतीय नागरिक है ना। उसकी खुद की बहुत सारी जिम्मेवारियां होती हैं। संविधान के तहत भारतीय जो नागरिक है उनको मूल अधिकार दिया गया है जीने का और पर्सनल लिबर्टी का। और ये सरकार की ड्यूटी है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो भारत के नागरिक की रक्षा करे, भारत के नागरिक के मूल अधिकारों की रक्षा करे। लेकिन वर्तमान में क्या हुआ, स्टेट के अंदर ऐसी बातें आई कि भाई आप बीजेपी से बिलोंग करते हो, आप बीजेपी को सपोर्ट करते हो, तो टीएमसी के जो पार्टी वर्कर हैं वो बीजेपी को मार रहे हैं, उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, उनके घरों को जला रहे हैं, उनको लूट रहे हैं। तो क्या ये अपने आप में संविधानिक जो मूल अधिकार है उनका हनन नहीं है? हर किसी को ये अधिकार है कि वो अपने अनुसार किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करे। हर किसी को यह अधिकार है कि वो अपने अनुसार किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के विचारधारा को एडॉप्ट करे, उसको इलेक्शन में सपोर्ट करे, उसके साथ इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे। हर किसी का जीने का अधिकार है, हर किसी का पर्सनल लिबर्टी का मूल अधिकार है। क्या इस हिंसा से जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट है उसका उल्लंघन नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो यहां पर एक इंडियन सिटीजन की जो डिग्निटी है उसको मेंटेन करने का भी पूरी तरीके से ड्यूटी किसके ऊपर है? स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। लेकिन डिग्निटी कब मेंटेन होगा? जब संविधान के तहत जो मूल अधिकार हर किसी को मिला है उसको सुरक्षित किया जाए। लेकिन क्या हो रहा है, लोगों का मर्डर कर दिया जा रहा है, उनका राइट टू लाइफ है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 वो तो ऐसे ही खत्म हो जा रहा है। उनका चॉइस करने का अधिकार है, उनका फ्रीडम है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19 कि वो कहीं भी जाएं, कहीं भी रहें, उनको राज्य से भगाया जा रहा है। फिर भी स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है? चुपचाप बैठी हुई है। आसाम के अंदर वेस्ट बंगाल से कई लोग गए हैं। क्यों गए? क्योंकि अभी एट प्रेजेंट में वेस्ट बंगाल के अंदर डर का माहौल है। तो इसके पीछे कौन जिम्मेवार है? पॉलिटिकल पार्टीज अपनी विचारधारा लोगों के सामने रखती है। जो उनको सपोर्ट करते हैं उनके साथ आते हैं, और जो उनको सपोर्ट नहीं करते तो एक पॉलिटिकल पार्टी के पार्टी वर्कर दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के पार्टी वर्कर्स के ऊपर में हमला करते हैं, और उसी का ये परिणाम है मर्डर, लूट, घर जलाना। और इसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल क्राइम, जहां पर एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर के ऊपर में हमला करते हैं। तो हमने ये जाना कि जो हिंसा हुई वेस्ट बंगाल के अंदर उसके पीछे क्या कारण है। अब हम ये जानते हैं कि क्या वर्तमान स्थिति को देखते हुए वेस्ट बंगाल के अंदर प्रेसिडेंट रूल लग सकता है कि नहीं लग सकता। अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द इंपॉर्टेंट जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दैट इज SR Bommai वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट इशूड very important guideline with regard to presidential rule। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत सारे गाइडलाइन इशू किए गए, लेकिन वेस्ट बंगाल के पर्सपेक्ट में जो गाइडलाइन है मैं उसके बारे में आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने दो इंपॉर्टेंट गाइडलाइन इशू किया जो कि एट प्रेजेंट फिट बैठता है वेस्ट बंगाल के पर्सपेक्ट पे। पहला है इंटरनल डिस्टर्बेंस, दूसरा है सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। पहला बात करते हैं इंटरनल डिस्टर्बेंस पे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से यह कहा कि अगर किसी राज्य के अंदर में इंटरनल डिस्टर्बेंस का रूप इतना बड़ा हो चुका है कि राज्य की सरकार संविधान के अनुरूप काम नहीं कर सकती या पूरी तरीके से फिजिकली ब्रेक डाउन हो गई है, अब उनके हाथ में कोई भी कंट्रोल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में प्रेसिडेंट उस राज्य के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। अब इसका कंपैरिजन हम करते हैं वर्तमान परिस्थिति से जो वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल के अंदर जो अभी वर्तमान में परिस्थिति है, जो वर्तमान में इंटरनल डिस्टर्बेंस है, उसका रूप इतना बड़ा नहीं है कि प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सके। इसके पीछे कारण आपको बताता हूं। रिसेंट में कलकत्ता हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से अपने ऑर्डर में कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट जो भी स्टेप या एक्शन ले रही है वो अपने आप में सफिशिएंट है वॉयलेंस को रोकने के लिए, और उसको अप्रिशिएट भी हाई कोर्ट ने किया। लेकिन यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत देर से एक्शन लिया, स्टेप लिया। इस पे भी बात करना जरूरी है कि इतने देर से क्यों लिया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ तो स्पष्ट हो गई कि अभी भी स्टेट गवर्नमेंट इतनी कैपेसिटी रखती है कि वो वॉयलेंस को रोक सकती है। इससे हमको क्या समझ में आता है कि संविधान के अनुरूप स्टेट गवर्नमेंट काम कर सकती है, और संविधान के अनुरूप इतनी कैपेसिटी उसको है कि वॉयलेंस को रोक सकती है। जब इंटरनल डिस्टर्बेंस इज
इंटरनल डिस्टर्बेंस को स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है, खत्म कर सकती है, तो राष्ट्रपति शासन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमने यहाँ कंपैरिजन करके ये समझा कि इंटरनल डिस्टर्बेंस जो वेस्ट बंगाल के अंदर अभी है वो इतना बड़ा रूप नहीं लिया है कि प्रेसिडेंशियल रूल लगाए वेस्ट बंगाल के अंदर। लेकिन एसआर बुमई में जो दूसरा कंडीशन मैंने आपको बताया, दैट इज अ सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इस जो वर्ड है सेटिस्फैक्शन, इसका बहुत अच्छी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन किया था 1977 में इन द केस स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइन इशू किया, दैट इज कि जब स्टेट गवर्नमेंट स्टेट के अंदर जानबूझ के अपने दायित्वों का पालन नहीं करती है जो कि संविधान के तहत निर्धारित की गई है, और विलफुली अपने पावर का मिसयूज करती है, जिससे कि उस राज्य की सुरक्षा पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो प्रेसिडेंट है परिस्थितियों का अवलोकन करते हुए उस राज्य के अंदर प्रेसिडेंशियल रूल लगा सकता है। लेकिन यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझना जरूरी है। पहला टर्म है दैट इज प्रेसिडेंट्स सेटिस्फैक्शन और दूसरा टर्म है दैट इज गवर्नर सेटिस्फैक्शन। तो सबसे पहले हम समझते हैं गवर्नर सेटिस्फैक्शन। जब गवर्नर को ये लगता है कि राज्य की सरकार अपने दायित्वों का पालन नहीं कर रही है, अपने पावर का मिसयूज कर रही है, संविधान के विपरीत काम कर रही है, तो ऐसी स्थिति में वो एक रिपोर्ट बनाकर अपने आप को खुद पर्सनली सेटिस्फाई करके प्रॉपर रिलीवेंट ग्राउंड के आधार पर रिपोर्ट को बनाकर वो प्रेसिडेंट को भेजता है। लेकिन यहाँ पर जो टर्म है गवर्नर सेटिस्फैक्शन, इसका मतलब क्या होता है? गवर्नर खुद को सेटिस्फाई करता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीवेंट ग्राउंड कि वर्तमान में जो स्थितियां हैं राज्य सरकार के अंदर वो बहुत खराब है। राज्य सरकार अपने पावर का मिसयूज कर रही है, राज्य सरकार अपने दायित्वों का पालन नहीं कर रही है, राज्य सरकार संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रही है। तो ये जो ग्राउंड है इसके बेसिस पे गवर्नर खुद को सेटिस्फाई करता है और प्रेसिडेंशियल रूल लगाने के लिए रिपोर्ट कहाँ भेजता है? प्रेसिडेंट को भेजता है। तो हमने समझा कि गवर्नर सेटिस्फैक्शन क्या होता है। अब हम समझते हैं कि प्रेसिडेंट सेटिस्फैक्शन क्या होता है। प्रेसिडेंट सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है जब प्रेसिडेंट गवर्नर के रिपोर्ट को पढ़ता है और गवर्नर ने जो भी रिलेवेंट ग्राउंड दिया है उसका आकलन करता है और उसके बेसिस पे अपने आप को सेटिस्फाई करता है कि नहीं, अब जरूरत है कि उस राज्य में प्रेसिडेंशियल रूल लगाना पड़ेगा ताकि उस राज्य की सुरक्षा की जा सके। तो ऐसी स्थिति में जो प्रेसिडेंट है उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करेगा। तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट का जो सेटिस्फैक्शन है वो किसके आधार पे आया? गवर्नर के उस रिपोर्ट के आधार पे आया जिसमें रिलेवेंट ग्राउंड मेंशन है। यहाँ पर प्रेसिडेंट अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं दे सकता, अपने हिसाब से काम नहीं कर सकता, उसको रिलेवेंट ग्राउंड के बेसिस पे काम करना होता है। तो इसी से संबंधित एक इंपॉर्टेंट केस है जो कि 1977 में आया, दैट इज द स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्ड का इंटरप्रिटेशन किया, दैट इज सेटिस्फैक्शन। The word satisfaction in the Article 356 Clause 1 does not means the personal satisfaction of the governor, but the satisfaction of a president can be challenged on the basis of two ground। पहला ग्राउंड ये है कि अगर प्रेसिडेंट ने अपना जो पर्सनल सेटिस्फैक्शन है वो मेलाफाइडली लिया है, कोई ग्राउंड नहीं है, तो चैलेंज किया जा सकता है। दूसरा है कि प्रेसिडेंट का जो सेटिस्फैक्शन है वो रिलेवेंट ग्राउंड के बेसिस पे नहीं है, हवाई तौर पे लिया गया है, इसके आधार पे भी चैलेंज किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने क्या समझा कि प्रेसिडेंट सेटिस्फैक्शन क्या होता है, जो गवर्नर है उसका सेटिस्फैक्शन क्या होता है, और इन दोनों का जो सेटिस्फैक्शन है अबाउट द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंशियल रूल इन पर्टिकुलर स्टेट शुड बी बेस्ड अपॉन द रिलेवेंट ग्राउंड्स। ऐसे ही कोई भी प्रेसिडेंट रूल स्टेट में नहीं लगा सकता। अगर हम वर्तमान में देखें, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो देर से सही लेकिन अपने ऑब्लिगेशन को समझते हुए उसका पालन करने की कोशिश कर रही है, और अभी वर्तमान में इतना बड़ा डिस्टर्बेंस नहीं है इंटरनली कि उसको स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती, ख़त्म नहीं कर सकती। जो भी वायलेंस है उसको ख़त्म करने की कैपेसिटी अभी भी स्टेट गवर्नमेंट के पास है। इसीलिए वर्तमान में जो मैंने आपको परिस्थितियाँ बताई उसको देखते हुए प्रेसिडेंशियल रूल स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में नहीं लग सकता। इस वीडियो में हमने जाना कि प्रेसिडेंशियल रूल होता क्या है और क्यों वर्तमान स्थितियों को देखते हुए
वेस्ट बंगाल के अंदर प्रेसिडेंशियल रूल लागू नहीं किया जा सकता। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इस वीडियो से संबंधित जो भी जानकारी है इंपॉर्टेंट, आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस।